बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि वो कैसे सोचें, न कि ये सिखाएं कि वो क्या सोचें। जी हाँ, आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे जो हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा जारी की गई है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और ब्रिटिश काल की जो अंग्रेजी शिक्षा नीति थी उसके बारे में, और उसके बाद में कब कब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन हुए हैं, और उसके साथ साथ हम 5+3+3+4 इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। और स्ट्रीमिंग सिस्टम जो खत्म किया गया है, समाप्त किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ग्रेजुएशन में जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उनके बारे में जो परिवर्तन किए हैं उनके हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की देन लॉर्ड मैकाले की है। विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इस समिति ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की। और इस समिति ने सरकार को बताया कि भारत में हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो दिखने में काला भारतीय हो लेकिन अंदर से वो पूरा अंग्रेज हो, यानी कि उनकी सोच अंग्रेजों की तरह बनानी है और दिखने में वो भारतीयों की तरह लगेंगे। और इसके लिए हमें अंग्रेजी शिक्षा को कंपल्सरी बनाना पड़ेगा। और इसी प्रकार से 1834 से भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय पारंपरिक शिक्षा को हटाकर नई अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। और ये आज भी हमारे देश में मजबूत जड़ें जमाए हुए हैं और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग अपने आप को एलिट क्लास में मानते हैं। और ये जो नई शिक्षा नीति आई है ये अंग्रेजी के खिलाफ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। 1964 में केंद्र सरकार ने यूजीसी के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं। और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार ने 24 जुलाई 1968 को देश की स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति को भारत में लागू किया था। 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा एक नई शिक्षा नीति को लागू किया गया जिसमें 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने कुछ परिवर्तन के साथ उसको दोबारा फिर लागू किया था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ही राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आज शिक्षा समवर्ती सूची कॉन्क्रीट लिस्ट में शामिल है, यानी कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को बांटा गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, और उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची या कॉन्क्रीट लिस्ट में डाला है कि इसके ऊपर कानून केंद्र भी बना सकते हैं और राज्य भी बना सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय 86वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम 2002, और इस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1 अप्रैल 2009 में देश में लागू किया गया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में शिक्षा से संबंधित कई परिवर्तन किए गए। संविधान के आर्टिकल 21A यानी कि 21A में 6 से 14 वर्षीय बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में आर्टिकल 45 में ये परिवर्तन किया कि 6 वर्ष तक के बालकों हेतु पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की जाए, प्री एजुकेशन, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में दिया जाता है। और अनुच्छेद 51A यानी कि मूल कर्तव्यों में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां कर्तव्य, और उसमें लिखा कि माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्षीय बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत ये संविधान में परिवर्तन हुए थे जो शिक्षा से संबंधित थे, और इनको 2009 में जमीनी स्तर पर लागू कर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यह शिक्षा नीति इसरो के पूर्व अध्यक्ष श्री कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई है। अब तक की सबसे बड़ी समिति ने शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार को बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें की है, और इन सिफारिशों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इनको लागू करने का निर्णय लिया है। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें
सबसे प्रमुख परिवर्तन तो डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जी हां, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का नाम बदलकर इन्होंने कर दिया शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये नाम इन्होंने चेंज किया इस शिक्षा नीति के अंतर्गत। दूसरा परिवर्तन इसमें किया गया है कि 10+2 को समाप्त करके इसकी जगह 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। अब ये 5+3+3+4 क्या है, इसके बारे में आप जरा ध्यान से समझें। सरकार बच्चे की स्कूली निगरानी में कुछ महत्वपूर्ण समय निर्धारित करती है, और ये पहले 10+2 इसको कहा जाता था, यानी कि 10 साल के बाद में 2 साल और वो स्कूल में रहेगा और सरकार की निगरानी में, और वो स्कूल का ये टाइम पीरियड उसमें निर्धारित था। और अब सरकार ने कहा कि हम 5+3 फिर +3 फिर +4 इतने सालों तक हम आपको स्कूल की निगरानी में रखेंगे। अब इसमें 5+3+3+4 ये क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पूरे विस्तार से ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंटरेस्टेड है। बच्चा 3 साल का होते ही स्कूल जाएगा, और स्कूल में पहला जो 5 है, उस 5 का मतलब है कि शुरुआत के 3 साल तक वो प्ले ग्रुप में रहेगा, यानी कि बच्चे को यहां पर खिलाया जाएगा। जिस प्रकार से घर में बच्चा शरारतें करता है, जिस प्रकार से घर में गेम खेलता है, अलग अलग प्रकार की जो है गेम वो खेलता है, इसी प्रकार से स्कूल में उसको माहौल मिलेगा। लेकिन वही गेम जो घर में खेलता था अब वो स्कूल में खेलेगा, और 3 साल तक इसी प्रकार से वो प्ले ग्रुप में रहेगा। और उसके बाद में वो 3 साल के बाद में 2 साल तक फर्स्ट और सेकंड क्लास को वहां पर पढ़ लेगा, यानी कि शुरुआत की जो 5 साल है उसमें वो खेल भी लेगा 3 साल तक, और 2 साल में वो फर्स्ट और सेकंड क्लास वो कंप्लीट कर लेगा। यहां पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, विदाउट एग्जामिनेशन के ये उनको सेकंड क्लास को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड जो थर्ड है 3, यानी कि 5 के बाद में +3 है। इस +3 में जो बच्चा है वो तीसरी क्लास में आ जाएगा, यानी कि थर्ड में आ जाएगा, और उसके बाद में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि इन 3 सालों में वो 5th क्लास तक पढ़ेगा। और ये एजुकेशन बच्चे को मातृभाषा में दी जाएगी, उसको जो घर में जो भाषा बोलता है उसी भाषा में उस बच्चे को वो शिक्षा दी जाए। और यहां पर बच्चे का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो औपचारिक शिक्षा है ये उसे सरकार ने कहा कि उसकी मातृभाषा में दी जाए। लेकिन अगर कोई अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना चाहते हैं तो उसको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है स्कूल के ऊपर, वो अंग्रेजी भाषा में भी दे सकते हैं। लेकिन बेटर ये रहेगा कि वो उस भाषा में शिक्षा अगर ग्रहण करे तो और ज्यादा वो सीख सकता है और अच्छे से उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर जो सेकंड 5 के बाद में जो थर्ड है वो मातृभाषा की बात कर रहा है, यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा उसको दी जाए। उसके बाद में फिर +3 है। इन 3 सालों में वो 6th, 7th और 8th ये 3 क्लासें पढ़ेगा, और 6th, 7th और 8th इन 3 क्लासों में उसको एक भारतीय भाषा लेना अनिवार्य है, और वोकेशनल शिक्षा उनको दी जाएगी, और स्टूडेंट को बच्चे को कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग सिखाया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर बनाने की जो प्रक्रिया है उसका शुरुआती चरण जो है उसको सिखाया जाए, ताकि बड़े होकर वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना सके, और आने वाला जो टाइम होगा वो कंप्यूटर का होगा, टेक्नोलॉजी का होगा, तो बच्चे को यहां से उसको कोडिंग सिखाई जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, ये देश में क्रांति लाएगा। और यहां पर भारतीय भाषाओं में से एक भाषा उसको लेना कंपल्सरी होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और इसमें से कोई भी एक भाषा यहां पर ले सकता है। यहां ध्यान से सुन लीजिए कि अंग्रेजी भाषा का उल्लेख इस 8वीं अनुसूची में नहीं है, यानी कि अंग्रेजी भाषा को भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यहां अंग्रेजी कंपल्सरी नहीं है किसी के लिए भी। अगर कोई तमिलनाडु का है तो वो तमिल ले, अगर नॉर्थ का है तो हिंदी ले, गुजरात का है तो गुजराती ले, महाराष्ट्र का है तो मराठी ले, केरल का है तो मलयालम ले, कर्नाटक का है तो कन्नड़ ले, असम का है तो असमी ले, मणिपुर का है तो मणिपुरी ले। इस प्रकार से वो मान्यता प्राप्त कोई भी जो 22 भाषा है उसमें से एक भाषा लेना उसके लिए कंपल्सरी होगा। तो यहां पर हिंदी प्राय कर स्टूडेंट्स नॉर्थ वाली जो राज्य है वो हिंदी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो हिंदी यहां पर जो है उनके लिए पहली प्राथमिकता बन गई, तो ये कंपल्सरी हो गया उनके लिए।
यहां पर अंग्रेजी किसी प्रकार से कंपल्सरी नहीं है और बच्चे अंग्रेजी भाषा से जो डरते थे उनको इस डर से मुक्ति यहां पर सरकार ने दी है। इन 3 सालों के दौरान बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। व्यावसायिक शिक्षा में यानी कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो बहुत कंपल्सरी यहां पर कर दिया है। जैसे कोई कारपेंटर का काम सीखे, कोई इस प्रकार से प्लम्बर का काम सीखे, कोई मोटर पार्ट्स का काम सीखे, कोई कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी का कोई काम सीखे, या दरिया बनाने का काम सीखे। अलग अलग प्रकार की जो क्रिएटिविटी वहां पर उनको अवसर इस प्रकार से मिलेंगे और ये वोकेशनल एजुकेशन आगे जाकर बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जो शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ इस देश में जो देखने को मिल रही है वो उसके बाद में खत्म हो जाएगी और सब लोग जो है अपना अपना कुछ न कुछ काम करेंगे। यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कोई बेरोजगार न रहे, ऐसा इस शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है। यहां पर क्लास 6 से 8 तक उनको बेसिक मैथमेटिक्स भी, बेसिक साइंस और आर्ट्स के विषय यानी कि सोशल साइंस के विषय उनको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आता है +4 यानी कि हमने बात की है प्लस ये 5 +3 +3 और अब हम बात करते हैं +4 जो 8 के बाद में यानी कि 9th 10th 11th और 12th यानी कि अब हम 9th से लेकर 12th क्लास में क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। ये +4 यानी कि 9th से लेकर 12th तक की जो बच्चे की एजुकेशन होगा उसमें एक फॉरेन लैंग्वेज उसके लिए कंपल्सरी होगा यानी कि एक विदेशी भाषा को पढ़ना जरूरी होगा। यहां पर सरकार ने कहा है कि चीनी भाषा इसमें नहीं होगी यानी कि चीन की जो मंदारिन भाषा है उसको यहां से हटाया गया है और उसके अलावा दूसरे देशों की जो भाषाएं हैं वो कोई भी देश की भाषा एक ले यानी कि यहां पर विदेशी भाषा। उससे पहले वाले 3 में हमने बात की थी कि भारतीय भाषा कंपल्सरी होना चाहिए और यहां पर अब भारतीय भाषा के साथ में एक विदेशी भाषा को भी कंपल्सरी किया गया है। यहां पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह किया है कि स्ट्रीमिंग सिस्टम जो था उसको समाप्त कर दिया गया। स्ट्रीमिंग सिस्टम का मतलब है जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये सारी चीजें अब खत्म हो गई। यहां पर अब एक नई सुविधा इसमें जोड़ दी कि साइंस वाला बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकता है। जैसे अगर किसी ने बायोलॉजी लिया है, पहले क्या था कि बायोलॉजी लिया है तो आपको या तो उसमें केमिस्ट्री लेना पड़ेगा या मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। अगर मुझे बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है और लेकिन मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री मेरे समझ में नहीं आता है तो आप हिस्ट्री ले सकते हो, आप ज्योग्राफी ले सकते हो, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। इस प्रकार से ये स्ट्रीमिंग सिस्टम जो था उसको खत्म करके मल्टीपल सब्जेक्ट चूज करने का स्टूडेंट को अवसर मिला है। ये बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट उन सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दे जो साइंस में नहीं कर पाते हैं, वो आर्ट्स में भी बहुत अच्छी शानदार परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और एक साइंस का सब्जेक्ट यानी कि किसी को मैथमेटिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है लेकिन उसको हिस्ट्री पढ़ने में भी इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स वाला हिस्ट्री सब्जेक्ट भी ले सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपने साइंस के सब्जेक्ट लिए है तो मैथमेटिक्स के साथ में आपको बायोलॉजी या केमिस्ट्री और इसमें से आपको सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और वो यहाँ पर दूसरे आर्ट्स के ह्यूमैनिटी की जो सब्जेक्ट है वो नहीं ले पाता था तो स्ट्रीमिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया। अब कॉमर्स वाला जो है वो भी सिस्टम खत्म हो गया, आर्ट्स वाला भी नहीं है और साइंस वाला भी ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है तो मल्टीपल सब्जेक्ट चूज करने का यहां पर अवसर मिलेगा सबको। स्टूडेंट की यहां क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के ऊपर बल दिया जाएगा यानी कि तार्किक क्षमता उसकी विकसित होना बहुत ही जरूरी है। व्हाट, हाउ एंड व्हाई के ऊपर बल दिया जाएगा। जैसे कि अगर बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको यह बताया जाएगा कि अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो क्या होता। यानी कि अब जो पढ़ाई है वो केवल सूचनाओं के ऊपर आधारित नहीं होगी, यहां पर हमें ज्ञान की आवश्यकता है। स्कूल में आजकल जो बच्चे जाते हैं वो केवल सूचनाओं को लेते हैं और ज्ञान उनका जो है अधूरा रह जाता है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है और क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा खुद सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसे इसकी जगह ऐसा हो जाता तो, अगर भारत में रेल अंग्रेज नहीं चलाते तो, अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते तो, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो, अगर गांधी नहीं होते तो यहां पर जो है बच्चा सोचे और उसकी रचनात्मक क्षमता विकसित हो सके। तो यहां इस दौरान 9th से लेकर 12th तक बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। यहां तक हमने बात कर ली कि 5 + 3 + 4 यानी 5 + 3 + 3 + 4 और उसके बाद में ये तो हो गया स्कूलिंग का। अब गवर्नमेंट बच्चे को स्कूलिंग के बाद में किसी यूनिवर्सिटी के हाथों सौंप देगी और अब वो वहां पर डिग्री की तैयारी करेगा। तो
तो अब डिग्री के बारे में हम बात करते हैं, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, पीएचडी की बात करते हैं। यहां पर ग्रेजुएशन में भी बहुत बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहां 12th पास करने के बाद में स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में दाखिला लेगा। तो यहां पहले क्या होता था, जैसे अभी वर्तमान में क्या चल रहा है कि 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन होगी और 20 में अगर आपने छोड़ दिया तो ग्रेजुएशन आपकी मान्य नहीं होगी, कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और वापस आपने अगर गैप देकर वापस करना है तो शुरू से, फर्स्ट ईयर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको अब खत्म कर दिया गया है। अब क्या होगा, जैसे आपने 12th पास करके फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया है और फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में किसी मजबूरी से आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो जो है फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट होगा। उसकी वैल्यू होगी कि आपने 12th के बाद में 1 साल आपने पढ़ाई किया है, तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आपने 12th के बाद में 2 साल पढ़े हैं कॉलेज में, 2 साल पढ़कर छोड़ दिया, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट का डिप्लोमा आपको मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी। और अगर आपने 3 साल कर लिए तो आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। यहां ग्रेजुएशन 4 साल की है और 4 साल वाली जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च है। अगर आपने 12th के बाद में 4 साल कॉलेज में पढ़ाई की है तो ग्रेजुएशन रिसर्च कहलाएगा, वो ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च, तो उसका वैल्यू उससे कुछ ज्यादा होगा। और अब अगर किसी ने ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च किया है और अब उसको पीजी करने, आगे मास्टर डिग्री लेना है, तो उसको 1 साल में मास्टर डिग्री मिल जाएगा। अगर किसी ने 3 साल का पढ़ाई करके आगे आप अगर मास्टर डिग्री करना चाहो तो 2 साल में आपका मास्टर डिग्री होगा। मास्टर डिग्री किसी एक सब्जेक्ट में होता है। तो अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो मास्टर डिग्री आपको 1 साल में मिल जाएगा। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो मास्टर डिग्री के लिए आपको 2 साल का समय और देना पड़ेगा कॉलेज में। और पीएचडी का टाइम वही है, पीएचडी में इस प्रकार से कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। तो ये तो थे इस ग्रेजुएशन में इस प्रकार के परिवर्तन। इसमें एक नई चीज और जोड़ी है कि अगर किसी ने फर्स्ट ईयर करके कॉलेज को छोड़ दिया, इनकी ड्रॉप आउट हो गया और 3 साल 4 साल के बाद में अगर वापस पढ़ना चाहे तो क्या वो वापस फर्स्ट ईयर उसको पढ़ना पड़ेगा या आगे से सेकंड ईयर स्टार्ट कर सकता है? तो यहां पर अच्छी चीज ये है कि फर्स्ट ईयर आपने जो पढ़ लिया वो तो मान्य है, अब आप सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए। पहले ऐसा नहीं था, आपने पहले सेकंड ईयर करके छोड़ दी और 2 साल के बाद में फिर आते हो तो वापस फर्स्ट ईयर को आपको पढ़ना पड़ता था। अब अगर आपने सेकंड ईयर छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर छोड़, जहां से छोड़ा है वहां से वापस आप स्टार्ट कर सकते हो कभी भी अगर आपको आगे पढ़ने का मन हो तो। अब इसमें हम बात करेंगे इस शिक्षा नीति में क्या अच्छा है और क्या गलत है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमें पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारी चीजें अच्छे से उन्होंने कवर किया है। और जैसे टीचर्स का एक कॉमन एग्जाम होगा राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा एग्जाम होगा जो सभी टीचर्स के लिए कॉमन होगा और उसका स्टैंडर्ड काफी अच्छा होगा। जैसे हमारे सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, आईएएस का और पीसीएस लेवल का जो एग्जाम होते हैं, उस लेवल का एक बहुत ही टफ एग्जाम होगा। और टीचर का जो है ओहदा, जिसको हम कहते हैं रेपुटेशन, वो बहुत अच्छी होगी। जिस प्रकार से जापान, अमेरिका, जर्मनी में टीचरों को जो पद मिलता है, जो रेस्पेक्ट मिलता है, वो भारत में नहीं मिल पा रहा है, तो वो रेस्पेक्ट जो है यहाँ पर टीचर्स को मिलेगा। और उनके रिक्रूटमेंट जो है काफी टफ बनाया जाएगा और उनके लिए डेमो होगा, इंटरव्यू होगा और एक वो काफी टफ एग्जाम जो है उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार का एक टीचर्स के लिए कॉमन एग्जाम का प्रावधान इसमें किया गया। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि टीचर में क्वालिटी अच्छी है तो एजुकेशन सिस्टम सुधर सकता है वहां पर। दूसरा इसमें जो चेंज किया है वो बहुत अच्छा है कि दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज को भारत में मौका मिलेगा अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी लगाने का और उससे यहां पर एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर हम एजुकेशन को और आगे तक ले जा सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन एक बहुत ही अच्छी चीज है। यहां पर जो शिक्षित बेरोजगारी देश में है वो अब आपको नहीं देखने को मिलेगी। आने वाली जो पीढ़ी है, जो यहाँ पर इस शिक्षा नीति के तहत जो बच्चे यहाँ स्कूल और कॉलेज करके निकलेंगे, तो वो तुरंत जो है कहीं ना कहीं अपना रोजगार में वो सेट हो जाएंगे। तो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बल दिया गया है और इसमें कंप्यूटर के ऊपर विशेष फोकस किया गया है। इनकी क्लास 6 से ही बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, उनका इंटरेस्ट जो है डेवलप हो जाएगा। शिक्षा के ऊपर खर्च को बढ़ाया गया है। जीडीपी का 6% शिक्षा के ऊपर खर्च करने का सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रति वर्ष जो जीडीपी का 6% जो है खर्च किया जाएगा। पहले ये 4% के आसपास था।
रिजल्ट को काफी जो है चेंज किया है। यहां पर पहले क्या था, अभी वर्तमान जो चल रहा है कि बच्चे को मार्क्स जो है नंबर टीचर ही देते हैं, लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया कि बच्चे को मार्क्स बच्चा खुद दे, खुद अपने आप को मार्क्स देगा कि आप अपने आप को कितना मार्क्स दोगे इस काम के लिए। दूसरा, बच्चे को मार्क्स उसके दोस्त दें, यानी कि उसके मित्र, आसपास के सहपाठी जो है वो भी उसको मार्क्स देंगे और टीचर्स भी उसको मार्क्स देंगे। तो खुद जब मार्क्स देगा तो अपना वो वैल्यू समझेगा और अपने ऊपर वो काफी मेहनत करेगा कि मैं अपने आप को अच्छा जो है तैयार करूं, मैं अच्छे मार्क्स अपने आप को दे पाऊं। दूसरा, अपने दोस्तों से वो मार्क्स लेने के लिए उनके साथ एक अच्छा माहौल बनाकर रखेगा, दोस्तों के साथ एक अच्छा सौहार्द और अच्छा वातावरण बनेगा और उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी बच्चों के अंदर। और उसके बाद में स्कूल के टीचर्स भी जो है उनको मार्क्स देंगे जिस प्रकार से वो परफॉर्मेंस करेंगे, तो इस आधार पर उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज इसमें जोड़ी है। अब इसमें थोड़ी सी हम क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं, इस शिक्षा नीति में कुछ खामियां भी है। खामियां, सबसे पहली खामी तो मुझे जहां तक देखने को लग रही है, देश में संघीय ढांचे को ये प्रभावित करेगी। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है और यहां पर राज्यों को भी अपनी पूरी स्वतंत्रता है कि शिक्षा के ऊपर वो कानून बना सकते हैं, लेकिन यहां पर सरकार ने कहा कि पूरे देश में इस शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा और कंपल्सरी राज्यों के ऊपर ये बाध्यता लागू कर दी गई है। तो ये एक संघीय ढांचे के ये खिलाफ है, राज्यों को भी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरी, मुझे जहां तक इसमें कमी नजर आई वो ये थी कि टीचर्स का जो एग्जाम होगा, एक कॉमन एग्जाम पूरे देश के लिए जो सरकार लेने जा रही है, तो वहां पर मेरे हिसाब से ये राज्य स्तर पर छोड़ देना चाहिए। और क्योंकि अलग अलग राज्यों का कल्चर, भौगोलिक और सांस्कृतिक गतिविधियां अलग अलग प्रकार की है, तो टीचर्स जो है राज्य सरकार अपने लेवल पर कंडक्ट करवाए, उनके नियम केंद्र सरकार उनके लिए बना सकती है कि किस प्रकार से टीचर्स की भर्ती की जाए, क्योंकि राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की होती है। तीसरा इसमें है कि सिलेबस केंद्र सरकार ही तय करेगा। केंद्र ने कहा कि सिलेबस भी हम ही तय करेंगे कि कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्यों के ऊपर ये थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्यों के अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, उनको भी वो उसमें जोड़ने की स्वतंत्रता रखे, ऐसे राज्यों को भी अधिकार मिलने चाहिए। अब इसमें सरकार ने कहा कि हम जो चीज जोड़ेंगे वही चीज उनको पढ़ाया जाएगा, तो केंद्र सरकार जो तय करेगी वही राज्य सरकार पढ़ाए, ये सही नहीं है। राज्यों को भी इसमें स्वतंत्रता मिले कि आप अपने राज्य में कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ाना चाहते हैं जिनके ऊपर बच्चा गर्व महसूस करे, तो वहां पर उन राज्यों को भी स्वतंत्रता मिले, यानी कि किसी प्रकार से राज्यों के ऊपर थोपा नहीं जाए। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा नीति है, ओवरऑल अगर इसकी समीक्षा करें तो काफी हद तक ये शिक्षा नीति देश के डेवलपमेंट में, अच्छा विकास में योगदान दे सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज अगर इसमें और जोड़ दी जाती तो बेहतरीन हो जाता, 4 चांद लग जाते इसमें। हमारी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी खराब है कि वहां पर जो है टीचर कितने भी टैलेंटेड है, लेकिन वो वहां पर जाने के बाद में लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो यहां सरकार को एक परिवर्तन यहां और करना चाहिए था कि गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के बच्चे जो है यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़े, और वो जब गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। हमारे देश में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस ऑफिसर जो है उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, नेताओं के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें और बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस सरकारी स्कूलें कर सकती है। तो ऐसा भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा। मैं अपनी बात को प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इसमें ये एक और नई चीज को जोड़ दें, तो ये शिक्षा नीति और बेहतर तरीके से मजबूती से खड़ी हो जाएगी और हमारे देश का जो बुनियादी ढांचा है शिक्षा के कारण जो चरमरा रहा है वो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। आज जितना कमजोर से कमजोर आदमी है वो भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि वहां की व्यवस्था बहुत खराब है, क्वालिटी बहुत गिरी हुई है। तो इसलिए इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। और शिक्षा नीति आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये 100% इंप्लीमेंट हो जाए तब इसका हमें फल मिलेगा और तब इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी सरकार को यहाँ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये शिक्षा नीति, ओवरऑल शिक्षा नीति की हमने समीक्षा की। और आप भी, आपके पास कोई इस प्रकार का आइडियाज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें, आप इसको लाइक करें। और अगर इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें।